Namaskar students, we are continuing with extraction of element, metallurgical process. Today's our topic is refining of metal. Already we have discussed the previous method for the extraction of element. First, crushing and pulverization. After crushing and pulverization, we do concentration of ore, that is the increase in concentration by applying simple method, physical or maybe chemical. Then next was calcination and roasting, और calcination और roasting के बाद हम क्या करेंगे, reduction, और reduction after reduction we got crude metal. वो जो भी metal आपको अभी मिला है reduction के बाद वो pure metal नहीं है, उसमें impurity है. उसके बाद हम क्या करेंगे, प्योर मेटल इम्प्योर मेटल्स को प्योरीफाई करने के लिए हम करेंगे रिफाइनिंग. देयर आर मेनी डिफरेंट वे टू रिफाइन ए मेटल. कौन सा मेथड लगाएंगे वो डिपेंड करेगा कितना प्योर हमें चाहिए, कौन सा मेटल चाहिए, किस तरह की इम्प्योरिटी है. सो लास्ट स्टेप ऑफ द मेटलर्जिकल प्रोसेस इज रिफाइनिंग. रिफाइनिंग ऑफ क्रूड मेटल का मतलब यहाँ पे क्या है, इम्प्योर मेटल. जो इम्प्योर मेटल है उसकी हम यहाँ पे रिफाइनिंग करेंगे, रिफाइनिंग ऑफ द मेटल. कौन से मेथड लगाएंगे, अगेन वी से दैट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ इम्प्योरिटी. जनरली हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, जोन रिफाइनिंग, वैन आर्कल मेथड, मोड्स प्रोसेस, liquefaction, polling. These are the distillation, chromatography. These are different way. One by one we study, we discuss with their principle. A very important method, electrolytic refining. Electrolytic refining generally done where metals are good conductor like silver, copper, aluminium. Say we take the example of electrolytic refining of copper. Say this is electrolytic tank and we take aqueous copper sulfate. Aqueous कॉपर का आयनिक सॉल्यूशन. जिस भी मेटल को आपको रिफाइनिंग करना है, सिल्वर को रिफाइन करना है तो सिल्वर का आयनिक सॉल्यूशन होना चाहिए, कॉपर को रिफाइन करना है तो कॉपर का आयनिक सॉल्यूशन होना चाहिए, एल्यूमिनियम को रिफाइनिंग करना है तो एल्यूमिनियम का आयनिक सॉल्यूशन होना चाहिए. और हम क्या करेंगे, हम थिक, दिस इज एनोड. एनोड किसको बनाएंगे, एनोड हम बनाएंगे इम्प्योर कॉपर. इम्प्योर मेटल इन इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग क्या करेंगे, हम आयनिक सॉल्यूशन ऑफ मेटल. जो भी मेटल होगा उसका आयनिक सॉल्यूशन, जिस मेटल को भी रिफाइन करना है. दूसरा क्या करेंगे, थिक इम्प्योर मेटल बिकम एनोड और थिन प्योर मेटल मेक कैथोड. ये करेंगे हम. कॉपर की जैसे एग्जांपल ले रहे हैं तो कॉपर थिक सैंपल इम्प्योर है कॉपर, उसको तो एनोड बना देंगे. और थिन प्योर कॉपर इज कैथोड, और इसको एनोड को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से और कैथोड को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से हम कनेक्ट कर देंगे. और एक तरह से हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे. दिस इज इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग. क्या होगा देखिए, copper at anode
एट एनोड क्या होगा? एट एनोड ऑक्सीडेशन, copper at anode become copper aqueous and lose 2 electron. This is reaction at anode. Oxidation will take place. At cathode reduction will take place. किसका होगा? copper aqueous take 2 electron and become copper solid at कैथोड. कॉपर जाके सॉलिड डिपॉजिट हो जाएगा कैथोड पे. ओरल रिएक्शन क्या हुआ? ओरल रिएक्शन ये हुआ, कॉपर एनोड जाके डिपॉजिट हो गया कॉपर कैथोड पे. ये हुआ. यहाँ क्या हुआ? कॉपर आयन डिसॉल्व हो गया. कॉपर एनोड का जो कॉपर था वो धीरे धीरे डिसॉल्व होके एक्वस सॉल्यूशन में आ रहा है. धीरे धीरे ये डिसॉल्व होता जा रहा है और ये डिसॉल्व होके सॉल्यूशन में आ रहा है. और सॉल्यूशन का कॉपर कैथोड पे जाके डिपॉजिट होता जा रहा है. तो धीरे धीरे एनोड तो डिसॉल्व होती जाएगी और कैथोड पे प्योर जाके डिपॉजिट होता जाएगा. और अगर कोई इसमें आयरन निकल वगैरह ये इम्प्योरिटी है तो ये नीचे जमा हो जाएंगी, जिसको हम बोलेंगे एनोडिक मड. एनोडिक मड. एनोडिक मड भी एक तरह से वेस्ट मटेरियल नहीं होता है. इट इज आल्सो रिचर ऑफ सर्टेन आयन. जो भी इम्प्योरिटी है वो मेटल इसमें रिच होते हैं. ये दूसरी इंडस्ट्री में हम इसको यूज कर लेते हैं, फर्टिलाइजर वगैरह में यूज कर लेते हैं. तो एनोडिक मड में कौन है? एनोडिक मड में जो इसमें इम्प्योरिटी थी. फिर से देखिए, इम्प्योर को तो हमने बना दिया एनोड, प्योर को बना दिया कैथोड. इम्प्योर वाला ऑक्सीडाइज होके ऑक्सीडाइज होके डिसॉल्व होता जा रहा है और जो सॉल्यूशन में जो आयन है वो रिड्यूस होके वहां पे डिपॉजिट होते जा रहे हैं. तो धीरे धीरे जो थिक एनोड थी वो डिसॉल्व होती जाएगी, उसका वेट कम होता जाएगा और प्योर मेटल कैथोड के ऊपर जाके डिपॉजिट होता जाएगा. सो दिस इज रिफाइनिंग विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग. इसमें अगर आपको एल्यूमिनियम का करना होता तो इम्प्योर एल्यूमिनियम, प्योर एल्यूमिनियम, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एल्यूमिनियम. निकल का करना होता तो भी इसी तरह से हम करते हैं. तो दिस इज इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग. इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग के अलावा और कौन सा रिफाइनिंग में हम प्रोसेस यूज कर सकते हैं? से वन मेथड इज, आपको पता होना चाहिए मेथड का बेसिक प्रिंसिपल और कहां अप्लाई होता है. दूसरा एक आपने किया इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग. इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग. दूसरा है लिक्वेशन. लिक्वेशन नॉर्मली लिक्वेशन कब करते हैं? व्हेन आइदर इम्प्योरिटी और मेटल हैव लेस मेल्टिंग पॉइंट. जनरली हम यूज करते हैं जैसे जिंक है, कैडमियम है या मरकरी है, दे आर सॉफ्ट मेटल. लेड आल्सो सॉफ्ट. दे हैव, लेड की बजाय नॉर्मली हम ये लेते हैं जिंक, कैडमियम और मरकरी. तो क्या क्या बेसिक प्रिंसिपल है इसका? बेसिक प्रिंसिपल यही है कि आइदर इम्प्योरिटी और have less melting point. When the impure metal is molted on a slope furnace, slope furnace पे इसको हम हीट करेंगे up to the melting point of lower component. The component have less melting point. जिसका कम melting point है उस टेम्परेचर तक हीट करेंगे. जैसे स्लोप है, इस स्लोप पे हमने निकल से और जिंक इम्प्योरिटी है. जिंक वहां पे मान लिया मेटल है, जिंक को हमें रिफाइनिंग करना है. निकल का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, जिंक का मेल्टिंग पॉइंट कम है. जब हम इसको हीट करेंगे तो इतना हीट करेंगे कि जिंक मेल्ट हो जाए और जिंक जो है वो मेल्ट होके नीचे आ जाएगा और जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है वो वहीं पे रह जाएगा. तो व्हाट वी डू इन लिक्वेशन मेथड? इन लिक्वेशन मेथड वी हीट द impure metal up to the temperature where the component having less melting point get melt and flow down in the slow furnace and separate, leaving behind the impurity. इसके बेस पे क्या होगा आपका लिक्वेशन मेथड.
Distillation is also based. Distillation method. Distillation is also based on boiling point difference. Say one is mercury and one is say iron in this. जब आप इसको हीट करेंगे तो मरकरी वेपर अलग निकल जाएंगे. तो डिस्टिलेशन इज बेस्ड ऑन नॉर्मली जो अमलगमेशन भी हमने किया था रिडक्शन वाले में. अमलगमेशन में क्या किया था, यही किया था कि हम मरकरी के साथ किसी भी जो मेटल है, जो मेटल की जो ओर है वो मरकरी के साथ हमने अमलगम बना लिया था. ओर को मरकरी के साथ अमलगम बना लिया. अब वो मरकरी के साथ मिक्स हो गई, एलॉय बन गई. उसको हम डिस्टिलेशन कर देते हैं, हीट कर देते हैं, तो वेपर अलग से निकल जाते हैं. दिस इज बेस्ड ऑफ द डिस्टिलेशन. डिस्टिलेशन इज बेस्ड ऑन बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस. और हम डिस्टिलेशन, लिक्वेशन, रिडक्शन प्रोसेस, रिडक्शन प्रोसेस, रिडक्शन में भी भाई पोलिंग और मे बी बाई ऑक्सीडेशन प्रोसेस. रोट आयरन से, पिग आयरन से हम रोट आयरन बनाते हैं. वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस और रिडक्शन प्रोसेस का देखिए कब यूज करते हैं. रिडक्शन प्रोसेस कब यूज करते हैं? इफ ऑक्साइड ऑफ मेटल एज ए इम्प्योरिटी. अगर मेटल की ऑक्साइड वहां पे इम्प्योरिटी है तो रिडक्शन मेथड यूज करेंगे. और ऑक्सीडेशन कब यूज करेंगे? इफ कार्बन एज ए इम्प्योरिटी. अगर वहां पे आयरन की बात कर लेते हैं, से आयरन, और आयरन में कार्बन एज ए इम्प्योरिटी है, क्योंकि ड्यूरिंग extraction of iron oxide was there. Silica oxide is impurity. Calcium carbonate as a flux हमने बाहर से ऐड कर दिया. कार्बन हमने एज ए रिड्यूसिंग एजेंट ऐड कर दिया और कैल्शियम सिलिकेट बन गया था, स्लैग. कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो गई थी और आयरन एक्सट्रैक्ट हो गया था. अब होता क्या है, या तो कार्बन का अमाउंट जितना रिक्वायर्ड था उससे ज्यादा गिर जाता है. जितना कार्बन का अमाउंट रिक्वायर्ड था उससे भी ज्यादा हमने ऐड कर दिया, तो फिर वहां पे कार्बन एज ए इंप्योरिटी हो गई. या फिर लेस रिड्यूसिंग एजेंट ऐड करने की वजह से कुछ अनऑक्सीडाइज्ड कार्बन ही रह गया, अनऑक्सीडाइज्ड आयरन रह गया, अनरिड्यूस्ड. तो दिस इज एज ए इंप्योरिटी. भाई अगर आपने एक्सट्रैक्शन के दौरान कोयला ज्यादा डाल दिया तो फिर आयरन के साथ कार्बन इंप्योरिटी बन गई, जैसा होता है पिग आयरन में. और अगर हमने कार्बन कम यूज किया तो फिर कुछ ऑक्साइड जो है आयरन के वो अभी रिड्यूस हुए ही नहीं, आयरन की ऑक्साइड एज इंप्योरिटी रह गई. तो अगर आयरन का ऑक्साइड एज इंप्योरिटी है, ऑक्साइड एज इंप्योरिटी है, तो हम यूज करेंगे रिडक्शन मेथड. तो हम यहां पे करेंगे पोलिंग. पोलिंग में क्या करते हैं, ग्रीन बैम्बू ले लेते हैं, जो हरी जो होता है ताजा बांस जिसको हम कहें, ये पोल बोलते हैं उसको, पोल, इसीलिए इस मेथड का नाम है पोलिंग. ग्रीन बैम्बू ले लेते हैं, फ्रेशली कट वुड ले लेते हैं और इसको मोल्ड कर लेते हैं और फिर उससे रोटेट करते हैं ग्रीन बैम्बू से. जैसे लकड़ी है और ये ग्रीन बैम्बू है और उसमें मेल्टेड में उसमें इसको मूव करते हैं, तो वो क्या दे देगा, वो जो ग्रीन वुड जो है, ग्रीन वुड आपको दे देगी हाइड्रोकार्बन. और हाइड्रोकार्बन इस ऑक्साइड को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा, एंड वी गॉट आयरन. और हाइड्रोकार्बन खुद कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन जाएगा, वो वहां से रिमूव हो जाएंगे. तो इस तरह से जो अनरिड्यूस्ड ऑक्साइड था, इट रिड्यूस टू मेटल. दिस मेथड इज नोन एज पोलिंग. तो व्हाट वी डू इन पोलिंग? In polling, if unreduced oxide are as a impurity, then the molten impure metal
is rotated with freshly cut bamboo wood. That bamboo wood provides the reducing agent hydrocarbon, and that hydrocarbon reduce the unreduced oxide to metal. And if कार्बन यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट पहले ही अगर ज्यादा हो तो फिर हम ऑक्सीडेशन मेथड लगाएंगे। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम एयर पास करेंगे, हॉट एयर पास करेंगे। जैसे पिग आयरन होता है, पिग आयरन में कार्बन की इम्प्योरिटी ज्यादा होती है, उसको प्यूरिफाई करने के लिए हम उसमें मोल्टेड पिग मेटल जो है उसमें से धीरे धीरे एयर पास करेंगे, तो ये जो एक्सिस में जो कार्बन है ये ऑक्सीडाइज होकर कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा और कार्बन की इम्प्योरिटी कम हो जाएगी। रोट आयरन है, जैसे रोट आयरन इज द प्योर फॉर्म ऑफ आयरन जिसमें कार्बन की परसेंटेज कम होती है, स्टील में थोड़ी ज्यादा होती है। तो इस तरह से हम रिडक्शन करके या ऑक्सीडेशन करके रिफाइनिंग कर सकते हैं। दैट डिपेंड विच टाइप ऑफ इम्प्योरिटी इज देयर। इसके अलावा और कौन सा मेथड हम यूज कर सकते हैं, डिस्टिलेशन हमने ऑलरेडी कर लिया, ऑक्सीडेशन कर लिया, लिक्वेशन कर लिया, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग हमने कर लिया, जोन रिफाइनिंग। जोन रिफाइनिंग जोन रिफाइनिंग में देखिए कैसे करते हैं। जोन रिफाइनिंग इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट it is based on the principle that impurity are more soluble, impurity are more soluble in impure metal, impurity are more soluble in molten metal than in solid matter. इम्प्योरिटी कैसे होता है, देखिए ये एक इम्प्योर मेटल है और इसमें इम्प्योरिटी है। दीज आर द इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन दिस मेटल। क्या करेंगे, एक हम सर्कुलर हीटर लेंगे, जैसे ये ले लिया हमने सर्कुलर हीटर है, और ये ले लिया रोड, ये आपका इम्प्योर मेटल है, ये रोड है। या तो रोड को एक जगह रखेंगे, हीटर को मूव करेंगे, हीटर इसके चारों तरफ मूव होगा, या हीटर एक जगह रहेगा, रोड मूव करेगी, एक ही बात है दोनों में। तो क्या किया हमने, से दिस इज हीटर। अब ये हीटर चारों तरफ है इसके, जैसे ये हीटर इसके कॉन्टेक्ट में आएगा, ये यहाँ का जो जहां हीटर आएगा वहां क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। तो ये आगे तो अभी सॉलिड है, ये आगे का तो अभी सॉलिड है, ये हो गया मेल्ट, लिक्विड बन गया। अब इम्प्योरिटी किसमें ज्यादा सोल्युबल है, इम्प्योरिटी आर मोर सोल्युबल इन मोल्टन मेटल, मोल्टन में ज्यादा सोल्युबल है। अब धीरे धीरे इस हीटर को हम आगे मूव करेंगे, जब हीटर आगे आगे मूव होके यहाँ गया तो यहाँ का मेल्ट हो गया, और ये अभी धीरे धीरे ठंडा होने लग गया, और ये जो इम्प्योरिटी है ये आगे चली जाएगी, क्योंकि इम्प्योरिटी जैसे ये सॉलिडिफाई होना शुरू होगा, इम्प्योरिटी सॉलिड में लेस सोल्युबल है एज कंपेरिजन टू मोल्टन। तो ये इम्प्योरिटी जब ये ठंडा होने लगेगा, ये सॉलिडिफाई होने लगेगा, तो ये इम्प्योरिटी इधर मूव कर जाएंगी और यहाँ जाएंगी, फिर हीटर जब आगे मूव करेगा तो ये आगे जाएंगी। धीरे धीरे ये जो सारी इम्प्योरिटी है, एक बार में नहीं 3-4 बार में हम बार बार करेंगे तो ये आगे की तरफ इकट्ठा होती जाएंगी, और फिर इसको हम यहाँ से काट देंगे, उधर इम्प्योरिटी चली गई, ये मेटल आपका हो गया प्योर। फिर से देखिए एक बार, दीज आर द इम्प्योरिटी। हीटर को लेके आए हम, हीटर को लेके आए, यहाँ हीट किया तो ये हो गया मोल्ट, लिक्विड हो गया, और इधर है सॉलिड। जब हीटर आगे मूव करेगा तो इधर का लिक्विड बनना शुरू हो जाएगा, ये धीरे धीरे सॉलिडिफाई होना शुरू होगा। जब ये सॉलिडिफाई शुरू होना होगा तो दीज इम्प्योरिटी मूव इन लिक्विड फेज, मूव इन मोल्टन मेटल, बिकॉज इम्प्योरिटी आर मोर सोल्युबल इन मोल्टन देन इन सॉलिड।
फिर हीटर आगे जाएगा तो यहाँ जो इम्प्योरिटी है वो आगे, इस तरह से बार बार करके इम्प्योरिटी एक एंड पे हम ले जाएंगे और दूसरे एंड पे प्योरिटी बन जाएगा और वो जो इम्प्योरिटी है उसको हम वहां से कट कर देंगे। ये भी ज्यादातर हम यूज कहाँ करते हैं, जहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट कम है, बहुत हार्ड मेटल है जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, तो उनको हम, क्योंकि उसमें फिर ज्यादा एनर्जी चाहिएगी, तो वहां पे हम यूज नहीं करते हैं। तो दिस इज जोन रिफाइनिंग। देन वेपर फेस रिफाइनिंग, वेपर फेस refining. In vapor phase refining, what we do, what is the principle? Metal convert into its volatile compound. पहले जो मेटल है वो किस में कन्वर्ट करते हैं, उसके वोलेटाइल कंपाउंड में, लिविंग बिहाइंड impurity in solid. impurity solid में रह जाती है, रेजिड्यू में रह जाती है और वेपर बन जाते हैं किसके, मेटल के। देन volatile, then volatile compound of metal dissociate into pure metal by heating. ये तभी हम यूज करते हैं जब अल्ट्रा प्योर मेटल हमें चाहिए होता है। जैसे इसका एग्जांपल है आपका मोड्स प्रोसेस, वैन आर्गल मेथड, मोड्स प्रोसेस। मोड प्रोसेस में हम क्या करते हैं, जैसे निकल और से आयरन एच इम्प्योरिटी है, इसको हम, आयरन है, आयरन का ऑक्साइड है, हम कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हीट करते हैं। जब कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हीट करेंगे लगभग 180 डिग्री तक, तो क्या होगा, इट बिकम निकल कार्बोनिल गैस। ये सब सॉलिड है, वेपर बन जाते हैं। तो पहले तो जिस मेटल को आपको एक्सट्रैक्ट करना है उसका वोलेटाइल कंपाउंड बना लो और फिर इसको हम स्ट्रॉन्ग हीट कर दें हाई टेम्परेचर पे, लगभग 10 गुना टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। इट बैक डिकम्पोज टू निकल सॉलिड और कार्बन मोनोऑक्साइड एज ए गैस। तो पहले हमने क्या किया, पहले हमने निकल का कार्बोनिल बना लिया और फिर उसको वापस डिकम्पोज कर दिया, ज्यादा टेम्परेचर हमने ले लिया, ये 180 पे हो जाता है, ये तो नॉर्मल टेम्परेचर पे हो जाता है 60 to 70 डिग्री। तो पहले हमने जो इम्प्योर मेटल था हमारे पास, इम्प्योर मेटल को कार्बन मोनोऑक्साइड के एटमॉस्फेयर में हीट किया थोड़ा सा, तो निकल कार्बोनिल बन गया जो कि गैसेस फॉर्म में आ गया, वेपर बन गया इसके। उस वेपर को थोड़ा स्ट्रॉन्ग हीट हमने कर दिया, इट बैक डिसोसिएट इनटू प्योर मेटल। दिस इज वेपर फेस रिफाइनिंग, मोड्स प्रोसेस। वेपर फेस रिफाइनिंग का बेसिक प्रिंसिपल क्या है, द मेटल कन्वर्ट इनटू इट्स वोलेटाइल कंपाउंड, देन द वेपर आर बैक डिकम्पोज टू प्योर मेटल। दूसरा यहाँ पे है वैन आर्कल मेथड। वैन आर्कल मेथड, वैन आर्कल मेथड में हम ज्यादातर इसको यूज करते हैं टाइटोनियम, जिर्केनियम, मरकरी, सिलिकॉन, टाइटेनियम, जिर्कोनियम, जिर्कोन जेडार, मरकरी, सिलिकॉन, इनमें भी हम वही करते हैं। टाइटेनियम सॉलिड है, उसको आयोडीन के साथ हीट करेंगे और टाइटेनियम आयोडाइड, ये कंपाउंड बन जाएगा इसका, टाइटेनियम और आयोडीन का गैसेस बनेगा। और हम नॉर्मली 523 केल्विन यानी कि
350 डिग्री के लगभग, 273 आप ऐड करोगे उसमें, तो ये गैस बन जाएगा, वेपर बन जाएगा। और इसको लगभग हम 1700 केल्विन तक हीट करेंगे, तो इट बैक डिकम्पोज टू टाइटेनियम सॉलिड प्लस वेपर ऑफ आयोडीन। सेम प्रिंसिपल है दोनों का वेपर बेस्ड रिफाइनिंग है एक तरह से। मोल्ड प्रोसेस में क्या किया हमने, निकल का प्यूरिफिकेशन के लिए यूज करते हैं, और वैन आर्कर मेथड हम जिरकोनियम, टाइटेनियम या मरकरी, सिलिकॉन वगैरह के लिए यूज करते हैं। आयोडीन के वेपर में पहले मेटल को, इम्प्योर मेटल को हीट किया जाता है, उसमें इम्प्योरिटी रह जाती है, मेटल वोलेटाइल कंपाउंड बना लेता है, फिर मेटल के जो कंपाउंड है उनको जब हीट करते हैं तो वापस डिकम्पोज हो जाता है। दिस इज वेपर बेस्ड रिफाइनिंग। और क्रोमेटोग्राफी वी कैन डू, क्रोमेटोग्राफी कर सकते हैं। क्रोमेटोग्राफी इज बेस्ड ऑन डिफरेंट एडजॉर्प्शन पावर। लेकिन ये जो क्रोमेटोग्राफी है या और हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन वगैरह करते हैं, ये ज्यादा क्वांटिटेटिव पर्पस के बजाय क्वालिटेटिव पर्पस के लिए यूज की जाती है, क्योंकि यहाँ पे हम बहुत लार्ज स्केल पे प्यूरिफिकेशन नहीं कर सकते। स्मॉल स्केल पे हम प्यूरिफिकेशन करते हैं, ग्राम माइक्रोग्राम में, इसमें। लेकिन इंडस्ट्रियल लेवल पे तो हमें टनों में करना पड़ता है, तो वहां पे क्रोमेटोग्राफी का यूज कम होता है। हालांकि क्वालिटी चेक करने के लिए कर लेते हैं। इट इज बेस्ड ऑन डिफरेंट एडजॉर्प्शन पावर। यू शुड नो द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द रिफाइनिंग। से इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, क्या बेसिक प्रिंसिपल है इसका? एवरी मेटल हैव ए पर्टिकुलर पोटेंशियल एट विच इट गेट रिड्यूस्ड, जिसको हम स्टैंडर्ड के केस में बोलते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। सो व्हेन ए इलेक्ट्रोड ऑफ सेम मेटल इज डिप इनटू सेम आयनिक सॉल्यूशन, किसी भी मेटल को कैथोड भी उसी मेटल की हो, एनोड भी उसी मेटल की हो, और उसी के आयनिक सॉल्यूशन में डिप हो, तो ऑक्सीडेशन भी उसी का होगा और रिडक्शन भी उसी का होगा। तो हम ऑक्सीडेशन करने के लिए, यानी कि एनोड इम्प्योर को बना देते हैं ताकि ऑक्सीडाइज्ड होकर डिसॉल्व हो जाए, और कैथोड प्योर को बना देते हैं ताकि उस पर जाके वो डिपॉजिट हो जाए। देन लिक्वेशन का बेसिक प्रिंसिपल क्या है? हेयर इम्प्योरिटी और मेटल दोनों में से एक का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, तो जब हम उसको थोड़ा सा स्लोप के ऊपर हीट करते हैं तो जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम है वो पहले मेल्ट होके अलग हो जाता है। डिस्टिलेशन बेस्ड ऑन बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस, एक मोर वोलेटाइल एक लेस वोलेटाइल है, व्हेन यू हीट इट वेपर आर बिकम मोर रिचर इन मोर वोलेटाइल कंपोनेंट एंड रेजिड्यू इज मोर रिचर इन लेस वोलेटाइल कंपोनेंट। रिडक्शन, इफ ऑक्साइड आर इम्प्योरिटी, अगर किसी में ऑक्साइड इम्प्योरिटी है, मेटल की ऑक्साइड इम्प्योरिटी है, देन वी यूज certain reducing agent, that reducing agent reduce the unreduced oxide, Pauling is the method. Then oxidation method, if reducing agent is in excess like carbon in pig iron, then we use strong heating and pass small amount of air having oxygen that oxidize the excess reducing agent. Joule refining, it is based on the fact that in metal is more soluble in molten, impurity is more soluble in molten metal than in solid. तो जैसे जैसे हीटर के साथ वो मेल्ट होता जाएगा, इम्प्योरिटी मोल्टन वाले में डिसॉल्व होती जाएंगी, और धीरे धीरे जिधर वो हीटर मूव करेगा उधर ही वो इम्प्योरिटी भी मूव करेगी। वेपर बेस्ड रिफाइनिंग का क्या मीनिंग है? वेपर बेस्ड रिफाइनिंग का मतलब here the impure metal is heated with a suitable reagent so that the metal make the vapor leaving behind impurity, then the vapor are back dissociate to pure metal. अल्ट्रा प्यूरिफिकेशन के लिए हम यूज करते हैं, जिसमें आपका मोड्स प्रोसेस और वैन आर्कर मेथड जिरकोनियम टाइटेनियम वगैरह के लिए और निकल वगैरह के लिए हम यूज करते हैं मोड्स प्रोसेस। क्रोमेटोग्राफी इज बेस्ड ऑन डिफरेंट एडजॉर्प्शन पावर। तो ये थे आपका प्यूरिफिकेशन, सारे स्टेप हमने किए हैं। सबसे पहला हमने किया था क्रैशिंग
एंड पल्जरवेशन। दूसरा हमने किया कंसंट्रेशन ऑफ ओर, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। फिर हमने किया ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन किया या हम कहें कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। फिर हमने किया रिडक्शन, आफ्टर दैट रिफाइनिंग। नाउ वी गो टू द प्योर मेटल। तो दीज आर द डिफरेंट जनरल स्टेप फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ ए एलिमेंट। जनरल स्टेप है, देयर आर मेनी वे टू कंसंट्रेट द ओर, देयर आर मेनी वे टू रिड्यूस एंड मेनी वे टू रिफाइन। अब कौन सा पर्टिकुलर मेटल है, वहां पे क्या यूज करेंगे, दैट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ ओर एंड नेचर ऑफ इम्प्योरिटी। अभी हमें करना है how we select the reducing agent, because the selection of reducing agent is a very important task during the extraction of a element. What is the principle? thermodynamics का हम यूज करें या फिर हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का यूज करें, यूज ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, यूज ऑफ thermodynamics to select the reducing agent, and स्पेशली गोल्ड, निकल, आयरन, उनका स्पेशली रिफाइनिंग में बेसिक प्रिंसिपल सब यही रहेंगे, थोड़ा थोड़ा उनमें चेंज आएगा। तो वन बाय वन हम वो नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा उसमें करेंगे सिलेक्शन ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। एनाग्राम डायग्राम इंपॉर्टेंट टॉपिक इज देयर। थैंक यू।